Good afternoon, my dear students. Good afternoon, all. Good afternoon, Parul, Anand, Bharat. कैसे हैं सब लोग? Good, good, great. Chalo. Okay, then without any further delay, let's start the class. So, as you know, we had, come to an end of this chapter. Okay, तो chemical coordination के बिल्कुल end में थे हम लोग. ठीक है, तो सिर्फ हम लोगों को बचा था समझने के लिए that is mechanism of hormone action. ठीक है, वो करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे that is neural control and coordination. ओके, जो बच्चे बहुत दिन के बाद आ रहे हैं मैं उनको बता दूं. ठीक है, हम लोग ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये चैप्टर पे आने वाले थे, बट क्योंकि ये चैप्टर जल्दी खत्म होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल थोड़ा टाइम लेता है, तो इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा था बस. ठीक है, तो करते जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे. तो इन दिस वीक सारा आपके जो भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं सारे खत्म हो जाएंगे. ओके, सो सैटरडे संडे को इसका रिवीजन होगा. सैटरडे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, Q&A सेशन. ऑन संडे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो जो आने वाला मंडे है उस दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस चैप्टर्स. ओके, उनका रिवीजन. मतलब रिवीजन मतलब कैसे, कंप्लीट चैप्टर नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि आपको पता है 11th के क्लासेस लेट शुरू हुए थे और हमने क्लासेस शुरू किए थे बायोमोलिक्यूल से. ठीक है, तो उससे पहले वाले चैप्टर्स जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, एनाटॉमी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको मैं क्या करूंगी, जल्दी जल्दी से ब्रशअप करते जाऊंगी. ठीक है, तो उसका प्रीवियस चैप्टर्स को करवाने के लिए आपको भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत. ठीक है, तो वो करते हैं हम लोग. ओके, मैंने ना एक्चुअली कल की क्लास में पूछा था स्टूडेंट्स को, व्हाट डू यू प्रिफर, इफ यू प्रिफर द रिवीजन ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर्स और शुड वी स्टार्ट द प्रीवियस चैप्टर्स, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले चैप्टर्स थे वो करवाएं. तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम आप चैप्टर्स करवाइए जो आपने नहीं करवाए. ठीक है, तो इसीलिए इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपको भी पूछती हूँ, व्हाट डू यू फील, इफ यू वांट रिवीजन, राइट रिवीजन इन द चैट बॉक्स. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं बहुत पढ़ लिए प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, अभी आप हमको प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं वो करवाइए, अगर आपका मानना ऐसा है तो वो भी बताइए. ठीक है, सो चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन हियर. ओके, ग्रेट ग्रेट. ओके, सो आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग. मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो अटक रहा है. डू यू फील कंफर्टेबल, मतलब मेरा वॉइस क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर? जस्ट आंसर दिस बिफोर वी स्टार्ट द क्लास. ओके, इट्स क्लियर. ओके भरत, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो आई विल टर्न ऑन द वीडियो, अदरवाइज मैं टर्न ऑफ करके रखूंगी, क्योंकि ओके नो प्रॉब्लम. ग्रेट सुमा एंड आनंद, चलो बढ़िया. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट्स विल रिवाइज सम क्वेश्चंस. ठीक है, ये तो पहले ही हो चुके हैं चैप्टर्स के. तो ये मुझे आप बताइए, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थाइमोसिन. बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, इसको लास्ट क्लासेस में मैंने करवाया था. I'm expecting answers in the chat box. Okay, I got one answer. What about others? Okay, two. Only two. Okay. So what I had told you in the last class, insulin is a peptide hormone. What do you mean by peptide hormone? इस हार्मोन को या फिर आप समझ लो एक ऐसा केमिकल है जो आप ओरली नहीं ले सकते. इफ यू टेक इट ओरली, व्हाट हैपन, देयर विल बी प्रोटीज एंजाइम्स इन योर स्टमक.
ओके आप अभी खाते हो, ठीक है, आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हो, आपकी मील में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, इन सबको डाइजेस्ट करके इनको एटीपी खर्च करने के लिए हमको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स सीप इन होंगे ब्लड में, इन द इंटेस्टाइन्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब जब हम लोग, आपको पता है जो भी पर्सन को डायबिटीज है तो वो होता है बिकॉज ऑफ हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन ओनली, ठीक है, तो इंसुलिन की कमी होती है, इसीलिए ये कंडीशन होती है। बट इसको कैसे दिया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स ना डायरेक्टली इंजेक्शंस लेते हैं, ओके, इंजेक्शंस लेते हैं, इंसुलिन के डोजेस लेते हैं, ओके, वो जैसे नॉर्मली आपने कॉफ की सिरप ले ली, ओके, ओरली आपने पिल को पॉप कर लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन्स कैन नॉट बी टेकन ओरली, उसको ओरली नहीं ले सकते, डायरेक्टली हमको ब्लड स्ट्रीम में देना होता है, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, ओके, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके, और ये आपने कहाँ पे पढ़ा था, ये आपने ना एक्सक्रीशन के चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये लास्ट क्लास का स्लाइड है, तो यहाँ तक हमने किया था। तो व्हाट आई हैड टोल्ड यू अबाउट द हार्मोन्स ऑफ हार्ट, ठीक है, ईएनएफ के बारे में बताया था, किडनी के बारे में बताया था, ओके, जहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शनिंग होती है वो बताया था, एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, वो खत्म होने के बाद ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए मैंने स्लाइड रखा है। तो इन हार्मोन्स के अलावा देयर आर सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स टिश्यू दैट सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स, that secretes hormone, we call them as growth factors, ठीक है, तो आपको पता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सब मैंने समझा लिया है, आपको पढ़ाया है, ठीक है, बार बार वही नहीं बताती रहूंगी मैं, बहुत बेसिक्स हो गई हैं अब तो वो, ओके, दीज आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, द रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर्स किस लिए काम आते हैं बेटा, हमारे जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग सिर्फ वुंड होने पे नहीं होती बेटा, आपने पढ़ा है सेल साइकिल, सेल डिविजन, आपको क्या पता है, आपने चलो यू आर कटिंग अ फ्रूट, तो फ्रूट कट करते करते तुमने अपना फिंगर भी कट कर लिया, ठीक है, अब जो फिंगर पे जो ऊन लगा है वहां पे रिपेयरिंग होगी, तो रिपेयरिंग कैसे होती है, माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सारे बॉडी में जहाँ पे सोमैटिक सेल्स हैं वहां पे रिपेयरिंग होती है, वुंड की हीलिंग होती है, ठीक है, जब वुंड होता है सिर्फ तभी हीलिंग एंड रिपेयरिंग नहीं होती, ठीक है, सिर्फ तभी नहीं होती, कब होती है, जब आपके बॉडी में नेचुरली भी कोई सेल ना बूढ़ा हो गया, अब नया सेल को बनाने की जरूरत है, तो उस टाइम पे भी, रीजनरेशन के टाइम पे भी, ठीक है, तो हमारे बॉडी में हर जो सेल्स हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे हमारे हेयर, आपने देखा होगा पूरे मंथ में ना कोई, या फिर आप पूरे साल में कुछ ऐसा मंथ होगा जहां पे आपके बाल बहुत घने होंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि यू आर लव यू आर इन लव विथ योर हेयर, कुछ एक महीना ऐसा होगा कि जहाँ पे बहुत गिर रहे हैं बाल, आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं शैम्पू बदलूंगी, तेल बदलूंगी, नहीं, शैम्पू तेल का बात नहीं है वो, दैट इज योर आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं और जो हेयर हैं उनका जो साइकिल है वो ग्रो करते हैं, तो बढ़ते 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 एक लेंथ पे आके स्ट्रॉन्ग लगते हैं, आपको घने लगते हैं, ठीक है, जब वो बाल बूढ़े होते हैं तो वो गिरते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सारे सेल्स हैं, तो इन सारों चीजों के लिए ग्रोथ फैक्टर्स आर वेरी मच नीडेड, ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, तो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, एक पेप्टाइड हार्मोन, ओके, पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया है, ओके, पेप्टाइड हार्मोन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स हैं उनको ज्वाइन करके रखता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसीलिए आप पेप्टाइड कह सकते हो, पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, पॉली मतलब मेनी, तो पेप्टाइड कह लो, पॉलीपेप्टाइड कह लो, प्रोटीन हार्मोन्स कह लो, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि कितने प्रोटीन हार्मोन्स हैं और आपके सिलेबस में कौन से हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, ठीक है, स्पेसिफिकली भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते टाइम पे मैंने स्पेसिफिक हार्मोन्स भी बताए थे, ठीक है, देन स्टेरॉइड्स, ओके, तो स्टेरॉइड्स में भी आपको कौन से मिलेंगे, एग्जांपल कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, देन आयोडोथायरोनिन्स व्हिच आर थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स व्हिच आर एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में है फिर भी, चलो, तो अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो बेटा हार्मोन करता क्या है, ओके, तो पहले तो हार्मोन करता क्या है उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, सो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, देखो बेटा हमारे हार्मोन्स ना होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल समझ लो, अब ये केमिकल कहीं पे जाके एक्ट करेगा,
ठीक है, तो निकला कहाँ से, निकलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हार्मोन्स ना बहुत सारी जगहों से बन भी सकते हैं, रिलीज भी हो सकते हैं, सेक्रेट भी हो सकते हैं। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब जो ये हार्मोन्स हैं इनका स्पेसिफिक एक टारगेट एरिया होता है, वहीं पे जाके फंक्शनिंग करते हैं। ओके, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उनके स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे वो एज अ टारगेट टिश्यू एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए ना, तो इन हार्मोन्स का जो फंक्शनिंग है आगे जाके पूरा करने के लिए एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए पहले सबसे पहले एक चीज होती है रिसेप्टर। अब ये हार्मोन क्या करेगा, रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, और वो होते हैं स्पेसिफिक, जस्ट लाइक योर एंजाइम्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या बताया था आपको, एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट होता है, वो अटैच होता है सबस्ट्रेट से विच इज स्पेसिफिक। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हार्मोन्स के भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे वो बाइंड करते हैं। ठीक है, विच वी कॉल इट एज अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अभी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया तो वहां पे सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इट लीड्स टू द बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू, देयर बाय रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो आपको जानना है। दूसरा, अब जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, यही से क्वेश्चन आएगा बेटा इस पार्ट में, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में कोई बाहर वाली चीज नहीं पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्राम दिखा के पूछा जाएगा। ओके, ये स्टेरॉइड का है या प्रोटीन का है। ठीक है, ये या फिर कैसे मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है जो प्रोटीन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो एक टाइप का है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा किसके लिए जरूरी है। ठीक है, अभी उससे पहले है ना, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मतलब क्या। सो दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है ना, अभी मेम्ब्रेन मतलब क्या, दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद है आपको, लिपिड बाइलेयर। तो वो लेयर है बेटा, चाहे हमारा न्यूक्लियस हो, चाहे हमारा सेल मेम्ब्रेन हो, हमारा जो मेम्ब्रेन है बॉडी में, हमारे एनिमल सेल में, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर विच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर क्वासी फ्लूइड मॉडल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ के आए हैं वो सब चीजें। तो अब ये कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। ओके, मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगा ये रिसेप्टर, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। दूसरा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब ये सरफेस पे नहीं है, ये अंदर है। मोस्ट प्रिसाइजली मैं कहूं तो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, या फिर आप समझ लो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन हार्मोन एंड इट्स एक्शन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेटा सेल के अंदर होता है एंड साइटोसोल में होता है। ठीक है, चलो अब वो देखते हैं एक एक करके कैसे होता है। पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, तो सम हार्मोन्स लाइक प्रोटीन हार्मोन्स, याद रखो बेटा, प्रोटीन्स हार्मोन्स एंड एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे मेनली, देखो बेटा, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है ना, वो कौन से हार्मोन के लिए एक्ट करेंगे, प्रोटीन के लिए। ठीक है, वो याद रखना। तो अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, दे इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। वो इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स के साथ जो मेम्ब्रेन पे है, बट वो अंदर नहीं घुसेंगे। मतलब हार्मोन क्या होगा, हार्मोन मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, अंदर आएगा नहीं, बट वो वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रिसेप्टर हार्मोन का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बट अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जब ये बन गया, ओके, ये कॉम्प्लेक्स जब ये हार्मोन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन। जो हार्मोन है ना, देखो यहाँ पे एफएसएच है, या फिर कोई और प्रोटीन हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, जस्ट एग्जांपल में बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी ले लो। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने एफएसएच लिया है क्योंकि ये वोवेरियन सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने इंडिकेट किया है। ओके, वोवेरियन सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, वोवरी पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है। ओके, यू नो अ फीमेल हैज टू वोवरीज, अ पेयर ऑफ वोवरीज होते हैं, तो वोवरी का सेल मेम्ब्रेन है ये। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है, इसका रिसेप्टर है मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे इसने बाइंड कर लिया, ये बनाया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये यहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्रिएट हो जाते हैं अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्रिएट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर तो हमारा हार्मोन ही था, अब सेकेंड मैसेंजर कौन सा है, वो साइक्लिक एएमपी हो सकता है। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट तो बहुत पढ़ लिए, डाइफॉस्फेट भी पढ़ लिए, अभी मोनोफॉस्फेट भी पढ़ लो, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और कैल्शियम। ठीक है, ये है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो याद रखो। तो अब ये प्राइमरी हार्मोन ने क्या किया, बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसने
क्या क्या जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर को उसने जनरेट किया, या फिर समझ लो उसको पोक किया, हाँ भाई तुम अभी जागो, तुमको अभी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस करने हैं, ठीक है, अभी ये सारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज। ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज है ना, ये तुम सेकेंड ईयर में आके पढ़ोगे, ट्वेल्थ में आके पढ़ोगे, टू बी प्रिसाइजली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां पे नेगेटिव फीडबैक होता है, हार्मोन्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है हार्मोन्स, सारी चीजें। अभी के लिए तुम इतना पढ़ लो कि सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सेक्रेट होते हैं, उनसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं एंड ओवरीज का डेवलप होता है। ओवरीज डेवलप होते हैं तो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो भी डेवलप करेंगे, इवेंचुअली एग इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्रोटीन हार्मोन विद द मेम्ब्रेन पे रहने वाला रिसेप्टर, तो ये सारा मैकेनिज्म है, इतना याद रख लो तो काफी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सीरीज पे दिया है, हार्मोन एफएसएच बाइंड्स टू रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिस्पॉन्स 1 इज जनरेटेड, ठीक है, रिस्पॉन्स इज जनरेटेड विच इंडिकेट्स कि हाँ भाई सेकेंडरी मैसेज को जनरेट करता है। कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर कैल्शियम, वो फिर और सारे रिएक्शंस को जनरेट करेगा, उनसे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिससे ग्रोथ होगा, ठीक है। तो एफएसएच क्या है बेटा, एफएसएच एक्चुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बहुत आप लोग नहीं थे इतने सारे लोग में, तो जितने भी बच्चे थे उनको मैंने बताया था हमारे जो ओवरीज हैं उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, फॉलिकल्स को बढ़ाते हैं। फॉलिकल्स जब बढ़ते हैं तो उनके अंदर ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, ओके। उनके अंदर होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, आप पढ़ोगे आगे जाके, वो ग्रैनुलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन बनाते हैं। ये और एक क्वेश्चन है एक्चुअली, एफएसएच एक्चुअली स्टिमुलेट्स और पोक्स, या फिर तुम समझ लो जनरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी वोवेरियन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन भी वोवेरियन हार्मोन है, ठीक है, लेकिन उनका ग्रोथ को इंड्यूस करने वाला एफएसएच है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब दूसरा इंट्रासेलुलर, अब जो रिसेप्टर है वो सरफेस पे था, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हो, ओके। जो अभी सेल के अंदर है उसको हमने कह दिया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो कुछ हार्मोन इंटरेक्ट्स विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, मतलब ज्यादातर वो न्यूक्लियस में रहते हैं, कुछ कुछ तो साइटोप्लाज्म में भी रहेंगे या फिर साइटोसॉल में भी रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइड एंड आयोडोथायरोनिन्स होते हैं। They mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. अभी देखो तुम क्या होगा, अभी ये जो हार्मोन है हमारा ईस्ट्रोजन समझ लो, ठीक है, ईस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन जो है ना, हम जिसको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, ये सिंपल चीज है बेटा, इतना समझ लो तुम, ये समझ लो ये फैट से बना हुआ है, फैट्स। अब हमारा जो लिपिड बाइलेयर है उसमें भी क्या है, बहुत सारा भर भर के फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के फेवर में रहते हैं, तो इसीलिए क्या होगा ना, रिसेप्ट जो हार्मोन है ये आराम से पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लिपिड लिपिड है तो मिल जाएगा, अब लिपिड वाटर है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे होते हैं ना, कुछ फोबिक होते हैं, कुछ फिल्लिक होते हैं, तो ये फैट फैट है तो ये अलाउ करेगा हार्मोन को अंदर आने को। अभी हार्मोन जब अंदर आ गया तो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या करेगा, जीन जो एक्सप्रेशन कराता है, ये शायद अपने 10th में पढ़ा था, ओके, मेंडेलियन मैकेनिज्म को, ओके। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आपने पढ़ा था, 12th में भी आके पढ़ाओगे, मैं खुद पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो वहां पे भी आप देखोगे तो सारा जो जीनोम है वहां पे चेंजेस हो जाते हैं, जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस होंगे, एमआरएनए में प्रॉब्लम होगा तो वहां के जो प्रोटीन्स बनते हैं वो डिफरेंट बनेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये इफेक्ट करते हैं, ओके, एंड दे आर गेटिंग इनसाइड, ये भी याद रखो, सेल के अंदर जा रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स ना सारे ऐसा मत समझ लो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप ऐसा मत समझ लो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स गंदे हैं, अच्छे नहीं है, म्यूटेशन कॉज करने वाले हैं, ओके, जीन एक्सप्रेशन को चेंज करने वाले हैं, ऐसे नहीं बेटा। नॉर्मल रेगुलेशन जो होता है ना, हम रेगुलेट कहते हैं जिसको, किसी को कम करवाया, किसी को ज्यादा करवा दिया, बैलेंस में रखा, तो रेगुलेशन के लिए भी इन लोगों का होना जरूरी है, इन लोगों का मतलब इन हार्मोन्स का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है, पढ़ने जरूरी हैं। तो हार्मोन एस्ट्रोजन का ले लिया, बाइंड्स टू रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, स्टिमुलेट्स द जीनोम। तो जीनोम क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, मैं आपको बताऊंगी बेटा आगे जाके, इसको कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा,
ओके, जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसको सारे को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो जीनोम है ना, जीनोम कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड डीएनए को। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। आप नॉर्मल डीएनए कह लो, डीएनए इज व्हाट, इट्स अ डबल हेलिक्स मॉडल मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, बट जब हम जीनोम कहते हैं तो वो हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड कंटेंट है, ठीक है। तो हैप्लॉइड कंटेंट को इसने स्टिमुलेट किया, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए कराया, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, उससे क्या हो गया, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट हो गए, ठीक है। तो इतना पढ़ लो, ये काफी है, ठीक है। चलो दैट मच। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू एडीएच डिफिशियंसी? एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, गिव मी द आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू एडीएच डिफिशियंसी, मतलब किसी बंदे में एडीएच की कमी हो गई तो क्या होगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज वाटर इन यूरिन, लेस यूरिन, नो यूरिनेशन। कम ऑन कम ऑन। अरे भाई आंसर तो करो। एडीएच आपको पता है ना? ओके, डायूरेसिस आपको पता होगा। डायूरेसिस मींस व्हाट? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज डायूरेसिस, ठीक है। तो उस डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रिवेंट्स द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। अब किसी बंदे में एडीएच की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो गया? बहुत सारा यूरिन आउटपुट होता रहेगा, बार बार वो टॉयलेट को जाता रहेगा, यूरिन आउटपुट करता रहेगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। ओके, तो बेटा एडीएच में ना देखो ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, ए एंड बी ना बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज वाटर इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो बेटा यूरिन में ना 90% तो वाटर ही होता है, ठीक है। तो जब एडीएच डिफिशियंसी होती है ना तो यूजुअली ना यूरिन का आउटपुट ज्यादा होता है, ठीक है, जिसमें वाटर भी ज्यादा रहता है, बट इसमें मोस्ट प्रिसाइज आंसर इज ए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सो सेक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड बाय, अरे बाप रे अभी अभी मैंने बताया था ये, सेक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। देखो बेटा डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ईस्ट्रोजन को दो स्पेलिंग से लिखा जाता है, एक ईएस भी लिखा जाता है, एक ओएस भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों ही सेम है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको ई दिखेगा, कुछ में ओ दिखेगा, ठीक है, दोनों ही सेम है। तो सेक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड बाय, ईस्ट्रोजन इज अ फेमिनाइन हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, वोवेरियन हार्मोन है, वोवरीन में जनरेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, ठीक है। ह्यूमन, ये जो एचसीजी है ये तो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, इसको तो हटा दो तुम। प्रोजेस्ट्रॉन भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। एफएसएच इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है। वेरी गुड भरत, यू आर करेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन को सेक्रीट करेगा। स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं फॉलिकल्स के अंदर, वो बनाते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर फाउंड इन, okay, receptors for protein hormones are found in inside nucleus, inside cytoplasm, on surface of endoplasmic reticulum, on cell surface। दो टाइप के रिसेप्टर्स आपने देखे, एक सरफेस पे है, एक इंट्रासेलुलर है। जो सरफेस पे है वो प्रोटीन वाले हैं, जो अंदर है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ओके, आप सेल का सरफेस भी लिख सकते हो। ओके okay. किसी ने अभी तक आंसर चूज नहीं किया, बताइए बताइए। नो 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 भरत, आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज्ड। स्टेरॉइड हार्मोन्स बेटा इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड न्यूक्लियस, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। ओके, सेल सरफेस पे होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, आदित्य, आनंद, पारुल, सुमा, जयदीप, अखिल, सिर्फ भरत एक ही आंसर कर रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग ज्वाइन होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम? इट इज द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटी एंड कंडक्ट्स, इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब क्या है इसका,
तो बेटा हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, एंड दे हैव देयर पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। लेकिन जो हमारा बॉडी की एक्टिविटीज हैं, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो होता है नर्वस सिस्टम से। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? अभी समझो आपकी आंख ना एकदम से ब्लिंक होती जा रही है, ऐसे 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 करके कंटिन्यूस ब्लिंक हो रही है, समझो। ओके, तो ये क्या है? ये कोई बीमारी है ना, डेफिनेटली ये कोई बीमारी है, मतलब कंटिन्यूसली से ब्लिंक हो रही है, तो क्या है? यहाँ पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारे आई का, तुम्हारे ब्रेन के साथ, तुम्हारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो तुम नॉर्मली ब्लिंक करते, नॉर्मली चीजों को आंखें खोल के देखते, है ना। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारे सिर्फ आंख का नहीं, पूरे बॉडी का कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है बॉडी एक्टिविटीज को। एंड जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, उसको रिस्पॉन्ड करती है। मतलब हमको स्टिमुलाई, मैं बताती हूँ, अभी आपको किसी ने छुआ या फिर थप्पड़ मारा, तो तुम क्या करोगे? अब वो थप्पड़ आपके गाल पे पड़ते ही क्या होगा? यहाँ पे टच रिसेप्टर्स होते हैं, किसी का हाथ आपके स्किन पे लगा तो टच रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, उसने क्या किया? सेंसरी इंपल्स को जनरेट किया, या फिर समझ लो तुम, दैट इंपल्स क्या होगा? फिर ब्रेन पे जाएगा। ब्रेन क्या करेगा? अरे मुझको इसने मारा, तो दर्द भी हुआ आपको, ओके, वहां के मसल्स पे आपको दर्द भी, आप क्या करोगे? एकदम से गुस्से में आ जाओगे, फिर आके उसको भी एक झापड़ लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंट्रोल, आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यू आर रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई। आपका स्टिमुलाई क्या था? किसी ने आपको थप्पड़ मारा, रिस्पॉन्ड क्या था? तुमने फिर आके थप्पड़ मारा। अगर कोई शरीफ बंदा हो तो अरे बेचारे ने मार दिया, अब मैं कैसे इसको मारूं, ऐसे समझ के कोई खामोश भी रहने वाले हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वेल, तो इस न्यूरल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, तो नर्वस सिस्टम का या फिर न्यूरल सिस्टम का, याद रखो। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एक्साइटेबल सेल्स हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी एक्साइटेबल सेल्स मतलब क्या, नॉन एक्साइटेबल सेल्स मतलब क्या। ठीक है, जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं, मतलब जब इनको बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलता है तो ये एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि इनको इम्पल्स मिला, और ये एकदम खुश हो जाते हैं, और ये क्या करेंगे? जो इम्पल्स इनको मिला है उनको आगे पहुंचाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स को, न्यूरॉन्स को हम कहते हैं एक्साइटेबल वाले। ठीक है, चलो, अभी न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें तीन मेन बॉडी पार्ट्स हैं। एक तो सेल बॉडी है जिसको साइटॉन कहते हैं, मतलब सर, जो न्यूरॉन का सर है वो साइटॉन है। उसके बाद डेंड्रॉन आता है। ओके, तो सर से मतलब समझ लो कोई डालियां निकल रहे हैं, कोई ब्रांचिंग हो रही है, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन। उसके अलावा जो सर के अलावा जो पूरी पतली लंबी सी बॉडी जाती है, दैट इज एक्सॉन। ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं। अभी तुम देखो, ये तो बेटा तुम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो सेल बॉडी में कितना आता है? सेल बॉडी, लेट मी शो यू, दिस इज साइटॉन, दिस इज एक्सॉन। ओके, और ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है, जिसको आपने डेंड्रॉन भी कहा था। ठीक है, तो पहले आप लोग देख रहे हो सेल बॉडी, इट कंटेन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे बहुत सारा भर भर के साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है? सेल ऑर्गेनल्स होंगे, डेफिनेटली सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ओके, इसके अलावा निसल्स ग्रैन्यूल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा निसल्स ग्रैन्यूल रहते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर वेरी स्पेसिफिक, सिर्फ न्यूरॉन्स में होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं। बेटा जैसे जैसे हमारा जो रिसर्च है वो बढ़ाना, सबसे पहले तो हमने बताया हाँ भाई कुछ ग्रैनुलर बॉडीज हैं, कुछ ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हमने निसल्स ग्रैन्यूल कहा था। लेकिन आगे जब हम लोग स्टडी करते गए तो हमको पता चला, अरे बाप रे, ये कोई स्पेशल ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये राइबोसोम्स और ईआर है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे ना, उसी तरीके से ये थोड़ा ग्रैनुलेट टाइप में है। तो ये नथिंग बट राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आगे चल के हमको पता चला बहुत साल बाद, तो अभी जो नेम पड़ गया सो तो पड़ गया। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल कह लो। ठीक है, चलो ये होते हैं। इसके अलावा ओके, इसके अलावा इसको जो हम कहते हैं ना साइटोप्लाज्म, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, इसको न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रख लो। और यहाँ पे जो एक्सॉन में है ना, तो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल अलग है, याद रखो। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है ना, जो साइटॉन में है, एंड यहाँ पे तो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। यहाँ पे आप न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हो, या फिर नॉर्मली साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो। क्या आप जितने हायर हायर एंड के बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा चीजें।
अब डेंड्रॉन क्या है? दीज आर शॉर्ट फाइबर्स दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। अभी सेल बॉडी से मैंने बताया ना, जैसे ब्रांचिंग निकल रही है, जैसे एक ट्री से कुछ डालियां निकल रहे हैं, उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। सो सब ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इनके सब ब्रांचेस हैं, फिर उनके सब ब्रांचेस निकलेंगे, निकलते जाएंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो इनका अल्टीमेटली काम क्या होता है डेंड्राइट्स का? दे ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। अभी मतलब समझो बाहर से कोई इंपल्स आया है ना, किसी ने झापड़ लगाया था किसी को, यहाँ पे समझ लो जयदीप को किसी फ्रेंड ने, पता नहीं कौन सा जन्म जन्म का दुश्मनी थी, उसने मौका देखा, दस्तूर देखा, फायदा उठा लिया, थप्पड़ मार लिया। तो अब जयदीप के सेल्स में क्या हो गए बॉडी में, तो वहां पे क्या हो गया बेटा, उन्होंने सेल्स ने स्टिमुलाई को रिसीव किया। अब ये स्टिमुलाई को रिसीव किया तो किसने रिसीव किया? न्यूरॉन में। डेंड्राइट्स ने रिसीव करके उन इंपल्स को कहाँ पे भेजा? सेल बॉडी में भेजा। अब सेल बॉडी से वो कहाँ पे ट्रांसमिट होंगे? एक्सॉन में ट्रांसमिट होंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टिमुलाई ऐसे मूव करता है, दे ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? स्टिमुलाई को रिसीव करो, सेल बॉडी में भेजो, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ सेंड करो, ठीक है। देन एक्सॉन, एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। ये along fiber which transmit impulses away from the cell body। अब जो डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एक्सॉन को दिया, एक्सॉन फिर एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे चीजों को भेजता रहेगा। मैंने आपको बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने आपको? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ाया था, ओके। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी मैंने बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर है असिटाइल कोलाइन। तो जो असिटाइल कोलाइन है वो फिर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके गिरेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो असिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करेंगे और वो इंपल्स आगे भेजेंगे मसल फाइबर में। सो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा एंड सारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब चीजें मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पे देखो, तो ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। दिख रहा है यहाँ पे? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। तो इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को, ओके, हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, ओके। सिनेप्टिक नॉब, नॉब मतलब जैसे समझ लो कोई एक गांठ है, या फिर तुम समझ लो कोई एक एंड पार्ट है, ओके। तो दिस इज सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। इट्स अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी जो ब्रांचिंग है यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं एक्सोनाइट। एंड ये क्या है? ये एक्सॉन का टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब एक्सॉन का लास्ट एंड, ओके। ये टर्मिनल एंड है। अब एक्सॉन में और क्या क्या रहेगा वो भी आपको देखना है, ओके। तो उससे पहले तुम यहाँ पे देखो बेटा, ओके। ये जो आप एक्सॉन देख रहे हो, इसके ऊपर ना रहते हैं श्वान सेल्स। कैसे सेल्स? श्वान सेल्स। याद है आपको? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था, ओके, श्वान एंड स्क्लिडिन, ओके। तो वो आपने पढ़ा था, सेल थियरी दिए थे उन लोगों ने। तो यहाँ पे वही श्वान साइंटिस्ट ने इनको भी डिस्कवर किया और बताया, हाँ भाई ये श्वान सेल्स हैं, मेरे नेम पे मैंने रख दिए नाम, ओके, सेल्स का। तो ये श्वान सेल्स हैं, ये बिल्कुल कंटिन्यूस सेल्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है। ये आपका एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर यहाँ पे एक्सोप्लाज्म रहेगा, एक्सोलेमा के अंदर, ओके। इसके बाद यहाँ पे आएगा माइलिन शीथ, ओके। ऐसे करके यहाँ पे माइलिन शीथ है, फिर यहाँ पे माइलिन शीथ है, समझ लो। फिर यहाँ पे माइलिन शीथ है एंड देन यहाँ पे माइलिन शीथ है, ठीक है। अब ये माइलिन शीथ के ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा? उसके ऊपर रहेंगे श्वान सेल्स, समथिंग लाइक दिस। ये कंटिन्यूस है श्वान सेल्स ऐसे करके, ओके। ये जाते जाएंगे। अब इन श्वान सेल्स में यहाँ पे कहीं तो एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं क्या बताऊं, ये तो एक्सॉन है जिसमें एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोलेमा है जो रेड में मार्क किया है, जो ब्लू में मार्क किया है ये क्या है? ये माइलिन शीथ है, ओके। ये माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ ना एकदम कंटिन्यूस नहीं है, जैसे श्वान सेल्स देख लो फुल कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे आप क्या देखते हो? यहाँ पे जहाँ पे माइलिन शीथ है उसके ऊपर आप श्वान सेल देखते हो। अब ये क्या है? ये पूरा आपका श्वान सेल है, ये श्वान सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी पार्ट आता है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं रहता,
ओके, श्वान सेल्स तो कंटिन्यूअस है, मैंने आपको बता लिया, तो वो तो ऑलरेडी ठीक है। अब ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, इस पार्ट को हम कहते हैं NOR। ओके, नोड ऑफ रैनवियर। आप रणबीर कपूर ऐसे कुछ मत बोलो, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, याद रखने के लिए तुम रणवीर को याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ये है नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। श्वान सेल्स कंटिन्यूअस है, माइलिनेटेड जो लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता। ठीक है, वहां उसके बेसिस पे भी आप देखोगे देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, अब देखोगे आगे जाके। ठीक है, इतने सारी चीजें हो गई। अब देखो, सो हियर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, प्रोसेसेस मतलब क्या बेटा, जहां कहीं पे भी आपको बायोलॉजी में दो टाइप के प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेगा। एक प्रोसेस मतलब क्या, कोई भी एक ऐसा है, एक मैकेनिज्म समझ लो, कोई एक प्रोसेस हो रहा है। कैसा प्रोसेस समझ लो, एक चॉकलेट फैक्ट्री है, चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बन रहे हैं, वो एक प्रोसेस है। वहां पे क्या होगा, पहले आपने कोको लिया, उसका पाउडर बनाया, उसमें दूध डाला, उसमें चीनी डाला, पता नहीं और क्या क्या डाला, प्रिजर्वेटिव्स डाले, तुमने चॉकलेट बनाया, चॉकलेट के रैपर में डाला, मार्केट में भेज दिया। ये क्या है, वो सारा प्रोसेस है। लेकिन हमारे बायोलॉजी में जब हम प्रोसेस कहते हैं तो वो एक एक्सटेंशन है। जैसे समझ लो, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे पीछे बोन होता है ना, डॉर्सल साइड में स्कैप्यूला, स्कैप्यूला से निकला है स्पाइन। ओके, एक एक्सटेंशन है स्पाइन। सो स्पाइन के बाहर गया एक्रोमियन प्रोसेस, तो क्या है, वो स्पाइन का एक्सटेंशन है, जिसको आपने एक्रोमियन कहला या फिर एक्रोमियन प्रोसेस। आपकी एनसीईआरटी में आप खोल के देखो, बिल्कुल लिखा है प्रोसेस। प्रोसेस इज अ एक्सटेंशन। अब उस एक्रोमियन प्रोसेस से क्या निकला, आपका कॉलर बोन, क्लाविकल, वो क्लाविकल आके यहाँ पे स्टर्नम में ज्वाइन हुआ, है ना, स्टर्नम में ज्वाइन हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन या फिर ए पोलर न्यूरॉन जो है न्यूरॉन, तो ये बेस्ड ऑन द प्रोसेस है। मतलब क्या, अब जैसे समझ लो ये एक सेल है, अब सेल से ऐसे एक्सटेंशन आया, अब एक्सटेंशन आया तो हाँ, ये तो पोलर न्यूरॉन है। अब नॉर्मली एक सेल है, इसमें तो कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, ये क्या है, ए पोलर, मतलब इसमें कोई थोड़ा भी एक्सटेंशन नहीं है। समझ में आ गया ये चीज। अब देख लो तुम, अब देख लो, ये यूनिपोलर है। ओके, ये यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर मतलब क्या, वन एक्सॉन ओनली। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सेल बॉडी को इसने सेल समझा, तो यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक ही एक्सॉन है तो एक्सटेंशन है। ठीक है, एक एक्सॉन है यहाँ पे, ऐसे देखो ये। ओके, सो वन एक्सॉन ओनली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब बाइपोलर न्यूरॉन मतलब क्या, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सॉन है एंड वन डेंड्रॉन। ओके, यहाँ पे एक्सॉन ही है, डेंड्राइट्स एब्सेंट है यूनी में। अब बाइपोलर में क्या है, देखो ये बीच में सेल बॉडी है, यहाँ पे भी एक्सॉन है, यहाँ पे भी एक्सॉन निकला, बट इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंड्राइट्स भी बन रहे हैं। देखो ये पहला डेंड्राइट, वन डेंड्रॉन। ओके सर, डेंड्राइट नहीं, डेंड्रॉन कहते हैं उसको, डेंड्रॉन। ठीक है, ये बाइपोलर है, मतलब दो पोलर है, दो एक्सटेंशन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है, एक एक्सॉन है बट कई सारे डेंड्रॉन्स हैं, टू आर मोर डेंड्रॉन। देखो यहाँ पे, ओके, इसको आपने क्या कह लिया, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इट इज फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, यूनिपोलर एक एक्सॉन सिर्फ, नो डेंड्रॉन। बाइपोलर में एक एक्सॉन, बेटा यहाँ पे लोकेशन ऐसे दिया गया है, देखो सेल बॉडी बीच में है पर एक ही एक्सॉन है वो। ओके, मतलब एक न्यूरॉन है तो एक ही न्यूरॉन का सेल है, बट दो तरफ से एक्सॉन गए हैं। लेकिन दो तरफ से निकले हैं तो इसका मतलब नहीं है कि इसलिए बाइपोलर आया। एक्सॉन तो एक ही है, लेकिन साथ में डेंड्रॉन भी तो है, उसको इसने बाइपोलर बनाया। मल्टीपोलर मतलब एक एक्सॉन है, बहुत सारे डेंड्रॉन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देख लो यहाँ पे यूनिपोलर, यहाँ पे सेल बॉडी है, ओके, एंड ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ओके, यहाँ पे एक रिसेप्टर सेल है, मतलब रिसेप्टर सेल मतलब एक डेंड्रॉन। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ एक्सॉन। ओके, मैंने बताया था ना आपको, टाइप्स ऑफ एक्सॉन भी हैं, उसके बेसिस पे माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड भी आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो माइलिनेटेड क्या है, इट इज डेवलप्ड विथ श्वान सेल्स विच फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। मैंने आपको बताया एक्सॉन के अराउंड में माइलिन शीथ होती है, लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताई, माइलिन शीथ बनाने वाला और उसको रैप करने वाला श्वान सेल है। बनाने वाला भी श्वान सेल है, रैप करने वाला तो श्वान सेल है ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स।
ओके, स्पाइनल में और क्रेनियल नर्व्स में होते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ व्हाइट कलर्ड एरिया formed of myelinated nerve fibers which is called as white matter. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. देखो यहाँ पे दिख रहा है. ओके, ये यहाँ पे माइलिन शीथ है, पूरा यहाँ पे माइलिनेटेड शीथ है. ये आपका एक्सॉन है, एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म. उसके बाद में ये पूरा आपका श्वान सेल है, ये श्वान सेल है. ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जहां पे माइलिन नहीं है, माइलिन शीट नहीं है, उसको हमने नोड ऑफ रैनवियर कह लिया. ठीक है, देन तो श्वान सेल्स प्रेजेंट बट नो माइलिन शीट. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा श्वान सेल तो है बट माइलिन शीट नहीं है. ओके, द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर. अब यहाँ पे आपने क्या देखा? ओके, सो व्हाइट कलर्ड एरिया फॉर्म्ड विद द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इनको हमने व्हाइट मैटर कह लिया. अब यहाँ पे श्वान सेल तो है बट माइलिन शीट नहीं है, उसको हमने ग्रे मैटर कहा. ओके, सो इट इज फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. मैं बताऊंगी वो जब आपको सीएनएस एंड पीएनएस बताऊंगी, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी क्या है वो चीज. दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है. ठीक है, तो व्हाइट मैटर में क्या होगा आप मुझे बताइए, और ग्रे मैटर में क्या होगा? ग्रे मैटर के जो न्यूरॉन्स हैं, जिसमें एक्सॉन्स हैं, उसमें श्वान सेल तो होंगे बट वहां पे क्या होगा? माइलिन शीट नहीं होगा. ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कॉन्ट्ररी में आपको व्हाइट सेल्स मिलेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स एंटर इनटू द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं. ओके, सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सीएनएस है, सेंट्रल नर्वल न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, कुछ भी कह लो, दोनों एक ही हैं, सेम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. पता नहीं, मुझे न्यूरल सिस्टम कहना मुश्किल लगता है, नर्वस सिस्टम बहुत इजीली आता है, तो मैं बार बार नर्वस यूज करूंगी. दोनों एक ही है, कोई गलत नहीं है. ठीक है, तो सीएनएस में क्या आएगा? आपकी खोपड़ी मतलब ब्रेन आएगा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड आएगा. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल में मैं बताऊंगी इट इज एसएनएस एंड एएनएस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. इसको मैं भी डिटेल में बताऊंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा. तो एंटायर ह्यूमन न्यूरल इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस. ठीक है, सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में एसएनएस एंड एएनएस. ठीक है, तो आज की क्लास में हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या क्या समझ में आता है. चलो, तो ये ब्रेन है, दिख रहा है ना सबको. चलो, इट इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी. ओके, तो क्रेनियल कैविटी से प्रोटेक्टेड है. ओके, इट हैज 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स, जिसको हम लोग क्रैनियल मेनिंजेस कहते हैं. प्लीज याद रखो, ये तो तुम ना 7th से पढ़ते आ रहे हो, 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो. ये तो क्रेनियल मेनिंजेस होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है, तो इट इज 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू. आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर, मिडिल इज एरेक्नॉइड मेटर, इनर इज पिया मेटर. ओके, तो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस. शायद नाम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजेस है, वो तो पढ़ा होगा आपने. ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा. ओके, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड देन पिया मेटर. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है. और एक चीज, अब आपको ये भी डाउट आना चाहिए कि मैम क्रीनियल कैविटी क्या है. देखो बेटा, अभी मैं आपको बताती हूँ. आप ना इमेजिन करो, सारे बाल निकाल दिए, सारे बाल निकालिए, तो क्या दिखेगा? स्किन दिखेगा. अब स्किन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो, स्किन के अंदर जाओगे तो मसल दिखेगा. ओके, मसल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेरियोस्टियम. फिर उसके अंदर जाओगे तो बोन, जो एंटायर आपका स्कल का बोन है ना, आपने देखा था लास्ट क्लास में, आपने पढ़ा था. ओके, फ्रंटल, पेराइटल, वो ये सारी चीजें, ऑसिपिटल, पता नहीं और क्या क्या चीजें. ठीक है, तो वो सारी क्या है? वो आपका पूरा क्रेनियल स्कल बना रहा है. ठीक है, तो अब ये बोन है. अब इस बोन के आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे ये लेयर्स दिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पियामेटर. ठीक है, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन्स हैं, व्हिच वी कॉल देम एज क्रेनियल मेनिंजेस. द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ओके, दैट इज अ स्पेस बिटवीन पिया मेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर. ठीक है, यहाँ पे देखो सब एरेक्नॉइड स्पेस है. देखो एरेक्नॉइड है, इसके अंदर है या फिर इसके बाद आता है, तो उसको हमने कह दिया सब एरेक्नॉइड. तो ये कहाँ पे होता है? पिया और एरेक्नॉइड के बीच में. ओके, अब ये स्पेस किस चीज से भरी है? भरी है बेटा सीएसएफ से, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब आप पूछोगे मैम क्यों जरूरी है मैम स्पाइनल फ्लूइड? नहीं चाहिए हमको स्पाइनल फ्लूइड. अब तुम कह नहीं सकते बेटा ऐसा, अगर स्पाइनल फ्लूइड नहीं रहा ना, तो पता नहीं तुम इंसान नहीं रहोगे, पता नहीं कैसे लगोगे या फिर कैसे करोगे. बहुत ज्यादा जरूरी है.
Okay, so the ventricles of brain are also filled by CSF. पता नहीं मैं क्यों सीएनएस कह रही हूँ. ओके, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का मतलब क्या है बेटा? जहां कहीं पे भी ब्रेन में कैविटीज है, मतलब कहीं कहीं भी कोई खुली जगह है, कोई एम्प्टी स्पेस है, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. तो जहां कहीं पे भी वैसी स्पेस है ना, वो सारी फील्ड है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से. और यहाँ पे भी फ्लूइड होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना. जो मेनिंजस है उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, प्रॉपरली लुब्रिकेशन रहे, फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, तो इसीलिए सीएसएफ वहां पे जरूरी है. इसके अलावा जहां कहीं पे भी ओपन गैप्स हैं, कैविटीज हैं, वहां पे भी सीएसएफ रहेगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा सीएसएफ है, आप आराम से अपने सर को ऐसे उठा सकते हो. ठीक है, आप उठा सकते हो, आप ऐसे फील कर सकते हो. ओके, अगर समझो सीएसएफ के अलावा हमारे कहीं पे उन कैविटीज में कहीं मसल्स आ गए, कहीं और चीज भारी आ गई, कुछ और आ गया, तो समझ लो हम लोग ऐसे सर उठा के नहीं चल सकते, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे चलना होता भाई, इतना भारी हो जाता हमारा सर, है ना. मतलब सर, मतलब हम, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ, या फिर अपनी जो स्कल है, पूरा जो हेड है, उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, तो सीएसएफ ना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो मेंटेन करके रखता है. जो लाइट लाइट आपको फील होता है ना, कि आपको ऐसा लग रहा है, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने हेड को चिपका के घूम रहे हैं, नॉर्मली तुम घूम रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ सीएसएफ. ठीक है, चलो. ब्रेन हैज 3 डिविजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन का नाम है रोम्बेनसेफेलॉन. ठीक है, तो ये 3 डिविजन्स हैं आपके ब्रेन के अंदर. आपका ब्रेन नहीं, सबके ब्रेन के अंदर. आप ऐसा मत समझ लो आपका ही ब्रेन स्पेशल है. मेरा भी ब्रेन स्पेशल है, आपके फ्रेंड का भी स्पेशल है, सबका स्पेशल ही है. ठीक है, तो चलो. तो यहाँ पे जितने देख ले 3 पार्ट्स हो गए, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें. देन यहाँ पे मिड ब्रेन है, यहाँ पे हाइंड ब्रेन है. ये एक एक करके हम अभी पढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो पहला चीज फोर ब्रेन, तो इट इज एंटीरियर पार्ट. ओके, एंटीरियर पार्ट मतलब क्या? ये एकदम जो सामने वाला पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट है. ठीक है, तो इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम है, डाइएनसेफेलॉन है. अब डाइएनसेफेलॉन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, प्लीज याद रखो, फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड डाइएनसेफेलॉन. ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या क्या कैसे कैसा है. यहाँ पे देखो, तो पहले बात हो रही है सेरेब्रम की. ब्रेन, ब्रेन में फोर ब्रेन में सेरेब्रम. तो सेरेब्रम के बारे में यहाँ पे देखो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट. ओके, बॉडी में नहीं, आपके हेड में, आपके ब्रेन में. ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पार्ट है. इट हैज 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, वी कॉल इट एज कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका कॉर्पस कैलोसम, दोनों को ज्वाइन करके रखा है. ठीक है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करके रखा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को, बाय दिस. ओके, कॉर्पस कैलोसम. अब आगे जाके जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वहां पे और सारे आपको सेल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसा, और सारे, बहुत सारे. ठीक है, वहां पे फिर आके बताऊंगी, लेकिन याद रखो ये कॉर्पस कैलोसम है. ठीक है, नेक्स्ट. और क्या है? इट इज अ आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम. ओके, तो यहाँ पे देखो, आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. मैंने आपको बताया था ना, आपके बॉडी में जहां कहीं पे भी देख लो, इफ इवन दो इफ इट इज अ किडनी हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो, आपका बोवरी हो, आपका ब्रेन हो, कुछ भी हो, हमारा जो एंटायर ऑर्गन होता है या पार्ट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला. ठीक है, ऐसे याद रखना चाहिए भाई चीजों को. तो यहाँ पे देखो, ये भी जो आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है. ओके, तो इसमें क्या है? कन्वर्शंस एंड डिप्रेशंस. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लैट है. ओके, कहीं पे कुछ डीप चला गया, ऐसा कुछ उठा है, कुछ गिरा है, ऐसा उठा गिरा, इसको हम कहते हैं डिप्रेशंस. ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीजें. ओके, मतलब देखो, ये सारा जो दिख रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन है, कहीं पे उठा है, कहीं पे बैठा है, कहीं पे गिरा है. ओके, दिस इज डिप्रेशन या फिर कन्वर्शंस. इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर. ओके, जो कन्वर्शंस हैं वो ग्रे मैटर्स के बने हुए हैं. तो ग्रे मैटर या फिर ग्रे कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज. ठीक है, जो ग्रे कलर है वो न्यूरॉन के सेल बॉडी के कलर के हिसाब से आया है ग्रे कलर. ठीक है, सो इनर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट मैटर. ये अभी भी मैंने आपको बताया था, इनर पार्ट तो व्हाइट मैटर है, जो सराउंडिंग का है वो ग्रे मैटर है. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, टाइम हो गया क्या? हाँ, चलो, अभी वी आर ऑन द वर्ज, खत्म करेंगे थोड़ा. Cerebral cortex consists of motor area, sensory area, association area.
ठीक है, तो मोटर एरिया क्या है आप देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेरिब्रम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स। तो मोटर एरिया में क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट मतलब क्या, इफ यू वांट टू वेव लाइक दैट, तो ये क्या है आपका वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक है, सेंसरी या फिर आप कह लो सोमा एस्थेटिक एरिया, ओके, दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, हाँ भाई कहीं पे जलेबी पक रही है, जलेबी बन रही है, तो आपको खुशबू आती है, हाँ भाई किसी के घर में जलेबी बन रही है, या फिर किसी के घर में समोसे तले जा रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि मैम क्यों याद दिला रहे हो जलेबी समोसा, हम बेचारों पर रहम खाओ। नहीं नहीं, कोई नहीं, यू आर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं मेरे। चलो, तो सेंसरी तो क्या है बेटा, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एसोसिएशन एरिया, इट इज नेदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। बेटा मोटर ना हमेशा याद रखो, मस्कुलर मूवमेंट कराएगा, वॉलंटरी, सेंसरी वो सेंसरी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग करवाएगा। ठीक है, तो एसोसिएशन है ना, ये नीदर दैट नीदर दिस, क्लियरली वो नहीं, ना वो है ना ये है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, जो ग्रीन है वो सेंसरी एरिया है, जो यहाँ पे पिंक पिंक में है वो मोटर एरियाज है, और जो पर्पल है वो एसोसिएशन एरियाज है। देखो एसोसिएशन एरियाज तो बहुत सारी है। ओके, देन integrated activities of different centers of cerebral cortex control। ओके, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या क्या कंट्रोल करती है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, आर्टिकुलेट स्पीच। ठीक है, कैसे आप स्पीच देते हो, आप कैसे किसी के स्पीच के आर्टिकुलेट करते हो। ठीक है, आपकी चालाकी, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, बहुत कुछ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे सेरेब्रम से होती हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो तो हमारे बॉडी में सब कुछ है, सेरेब्रम नहीं है, नहीं नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकोगे, कि आप डेली चीजें नहीं कर सकोगे, यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो। ठीक है, देन दूसरा है डाइएनसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, ये मैं कल इसको करवाऊंगी। ओके, तो ये चीज हम लोग कल करेंगे, या फिर आप चाहो तो 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, वैसे तो खैर हो गया है ये तो। थैलेमस इज अ स्ट्रक्चर अराउंड विच सेरेब्रम रैप्स। ठीक है, तो सेरेब्रम रैप करता है थैलेमस के अराउंड। अब इस डायग्राम में देखो तुम, अब ये जो है ना ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का है थैलेमस। अब इस थैलेमस को रैप करके कौन बैठा है, सेरिब्रम। ठीक है, सो थैलेमस का काम क्या है, इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस। बेटा जिन बच्चों को नहीं पता सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस क्या है, जो इंपल्स स्टिमुलाई से हमारा न्यूरॉन्स लेता है उसको हम कहते हैं सेंसरी। ओके, तो समझ लो, टच किया, ओके, स्टिमुलाई आपकी स्किन में जनरेट हुआ, इंपल्स गया, सेंसरी जाता है, जो स्टिमुलाई आया उसका सेंसरी इंपल्सेस जाता है ब्रेन को, ब्रेन से फिर क्या गया इंपल्स वापस जो जाता है उसको मोटर इंपल्स कहते हैं। जो ब्रेन को जाता है वो सेंसरी, ब्रेन से बाहर जो जाता है वो मोटर। ओके, याद रखो। ठीक है, तो थैलेमस है ना, ये एक रिले स्टेशन है, आपको पता है ना, रिले खेला होगा आपने तो रिले। चलो, देन हाइपोथैलेमस, इट इज सीन बिलो द थैलेमस। मैंने आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ड्रॉ करके भी बताया था, मतलब ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर थैलेमस है, तो इन दोनों का बीच में अटैचमेंट रहता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में स्टॉक, ये स्टॉक है एकदम बीच में। ओके, जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है एंड देन बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, इट्स अ कैपिलरी बेड, मतलब बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, रेगुलेट करना टेम्परेचर को, प्यास को, भूख को, इमोशंस को। ठीक है, एंड देन इट सेक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस नो बनाता है बट सेक्रेट पिट्यूटरी करता है? मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं कि बनाता तो हाइपोथैलेमस है बट सेक्रेट करता है पिट्यूटरी। याद करो, याद करो, राइट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देन कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बताया ना, बनाता है हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स, ये सेक्रेट नहीं करता, रिलीज नहीं कराता, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी से सेक्रेट करवाता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया को। ठीक है, देन इट कंट्रोल्स स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बहुत कुछ। ठीक है, आप कितना सोते हो, आपको सोने की फीलिंग आ रही है या फिर आप फ्रेश फील कर रहे हो। ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट रेट कैसा है,
ओके, कई कबार ऐसा भी हो जाता है, किसी को आपने देख लिया, मतलब किसी ऑपोजिट क्रश को आपने देख लिया, तो पता नहीं एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, या फिर किसी ने आपको, आपने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने एकदम से पूछ लिया, हाँ भाई बताओ होमवर्क कहाँ पे है, तब हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें ना हमारे बॉडी से रेगुलेट होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, सो द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस सेरेब्रम के अंदर भी, ओके, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल या फिर जो सेरेब्रम है वहां पे भी कुछ ग्रुप होता है एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का, जिनके नाम भी दिए गए हैं। ओके, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिम्बिक लोब। ओके, तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम बेटा वहां पे एनसीईआरटी में लिख लो, लिम्बिक सिस्टम मींस इट रेगुलेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशंस एंड इमोशंस। ठीक है, एक्साइटमेंट हो, प्लेजर हो, गुस्सा हो, डर हो, बहुत सारी चीजें बेटा। ओके, इनको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ओके, तो ये सारा तीनों मिला के लिम्बिक लोब बनता है, जो इन सारे ओके फीचर्स को या फिर कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम लोग ब्रेन का मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन करेंगे, एंड देन बाकी सारी चीजें, ओके, एसएनएस एंड देन एएनएस, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, और एल्स यू कैन लीव। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप निकल सकते हो क्लास से बाहर। एनी डाउट्स? नो? ओके, thank you so much for attending the class.